बच्चों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों क्लास की ओर चलते हैं। पिछली क्लास में हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर बंधक या फास्टनर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बंधक क्या होता है, फास्टनिंग क्या होती है, बंधक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे डेली का डेली हमारा रिवीजन होता रहे। तो हम लोग ने बंधक या फास्टनर के बारे में शॉर्ट में एक बार फिर से पढ़ते हैं। बंधक या फास्टनर क्या होता है, हमने बताया था कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीनें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के पार्ट्सों से जोड़कर बनाई जाती है ना। विभिन्न प्रकार के पार्ट्सों को जोड़कर ही मशीन का रूप दिया जाता है। तो उन पार्ट्स को जोड़ने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है उसे हम फास्टनर या बंधक कहते हैं, और जिस विधि के द्वारा इसे जोड़ा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब फास्टनिंग कितने प्रकार की होती है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी फास्टनिंग माने टेम्पोरेरी फास्टिंग, दूसरी होती है अर्ध स्थायी फास्टिंग अर्थात परमानेंट सेमी फास्टिंग, और तीसरी होती है स्थायी फास्टिंग अर्थात परमानेंट फास्टिंग। ये 3 प्रकार की फास्टिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर फास्टनर कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। टेम्परेरी फास्टनर कौन से होते हैं, है ना। तो उसमें हम लोगों ने बहुत से बोल्ट के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से बोल्ट होते हैं, बोल्टों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी। तो उसके बाद स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी पढ़ा था। कौन कौन से वुडन स्क्रू होते हैं और कुछ होते हैं मशीन स्क्रू, है ना। 2 प्रकार के स्क्रू होते हैं। तो वुडन माने जो लकड़ी या कारपेंटर शॉप में यूज़ किए जाते हैं वो वुडन स्क्रू कहलाते हैं, और जो लौ या अलौ धातु में यूज़ किए जाते हैं वो मशीन स्क्रू कहलाते हैं। तो ये स्क्रू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टड के बारे में। स्टड क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। स्टड क्या होता है, जैसे बोल्ट में क्या होता है, एक तरफ हेड और दूसरी ओर उसमें चूड़ियाँ या थ्रेड कटी होती हैं, जबकि स्टड में क्या होता है, दोनों किनारों पर चूड़ियाँ या थ्रेड कटी होती हैं और बीच का भाग प्लेन होता है जिस पर स्पेनर वगैरह लगाकर उसको टाइट किया जा सकता है। स्टड का प्रयोग क्या होता है, स्टड का प्रयोग क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अगर पार्ट्स को जोड़ना हो तो हम स्टड के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा फाउंडेशन वगैरह में फाउंडेशन बोल्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी और उम्मीद है आप लोगों ने समझ में आपको आई होगी, ठीक। तो आज अब आगे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, नट के बारे में। बोल्ट के बारे में हो गया, स्क्रू के बारे में हो गया, स्टड के बारे में हो गया। अब नट के बारे में पढ़ेंगे कि नट क्या होते हैं और नट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो नट क्या होता है, सबसे पहले एक डिफिनेशन, नट होता क्या है, यह लौ या अलौ धातु का एक टुकड़ा होता है, गोल, है ना, एक गोल टुकड़ा होता है। जैसे बोल्ट में क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है अर्थात बाहरी चूड़ियाँ कटी होती है, जबकि नट में क्या होता है, अंदरूनी चूड़ियाँ अर्थात इंटरनल थ्रेड कटी होती हैं। और क्या होता है, जो बोल्ट या स्टड पर चढ़ाकर एक से अधिक भागों को जोड़ सकती है, ठीक है ना। नट को कहाँ, बोल्ट या स्टड को नट पे चढ़ाकर एक से अधिक अर्थात 2 पार्ट्स को जोड़ने के लिए बोल्ट या नट का प्रयोग किया जाता है। बोल्ट या स्टड में लगाकर नट का प्रयोग किया जाता है। और बनावट के अनुसार जो नट हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हेक्सागोनल बोल्ट में ही हेक्सागोनल नट भी लगते हैं। हेक्सागोनल नट क्या होते हैं, ये 6 पहल वाला नट होता है और अर्थात 60 भुजा का 6 पहल इसमें बनी होती है। ये देखिए हमने इसको दर्शाया भी है ना। ये पहल होते हैं, ये पहल है। तो ये क्या होता है, ये 6 भुजा, इसमें 6 पहल या 60 भुजाकार होता है और इसके किनारे पर 30 डिग्री चेम्बर कटा होता है,
ऊपर की ओर किनारे पर 30 डिग्री चेम्फर कटा होता है। जैसा कि हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में भी पढ़ा था, उसमें भी ऊपरी भाग पर 30 डिग्री चेम्फर हेड पर कटा होता है, उसके हेड पर 30 डिग्री चेम्फर कटा होता है। इसी प्रकार इसके भी ऊपरी भाग में 30 डिग्री चेम्फर कटा होता है। और इसका प्रयोग भी जैसा हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता था, साधारण कार्यों के लिए, उसी प्रकार नट को उसमें लगाकर इसका प्रयोग भी साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। और इसको नट को खोलने व बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास हेक्सागोनल नट के बारे में। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये 6 पहल वाला नट होता है, अर्थात षटभुजाकार होता है और इसके किनारे पर 30 डिग्री के चेम्फर कटे होते हैं। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है और इसको खोलने व बंद करने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल नट के बारे में। अब दूसरा हम लोगों ने बोल्ट भी पढ़ा था, स्क्वायर बोल्ट। उसी प्रकार अब स्क्वायर नट के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर नट कैसा बना होता है, स्क्वायर बोल्ट कैसा था। स्क्वायर बोल्ट भी आयताकार या वर्गाकार बना होता है। उसका हेड बोल्ट का हेड जो है आयताकार या वर्गाकार बना होता है। इसी प्रकार नट का भी नट जो है ये भी वर्गाकार बना होता है और इसके ऊपर का भाग भी हेक्सागोनल नट की तरह 30 डिग्री चेम्फर किया हुआ होता है। और इसकी मोटाई जो है हेक्सागोनल जो नट है उसकी अपेक्षा स्क्वायर नट की जो थिकनेस या मोटाई होती है वो कम होती है। तो ये इसकी मोटाई जो है वो कम होती है, जिसके कारण इसको हल्के कोई जाप को क्लैम करना है उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन अच्छाई ये है कि हेक्सागोनल की अपेक्षा इसके जो पहल है ये बहुत चौड़े होते हैं, जिससे स्पैनर जो है वो मजबूती से स्पैनर को मजबूती से हम लगाकर और जाप को बहुत मजबूत तरीके से इसमें स्क्वायर नट के द्वारा पकड़ा जा सकता है। ठीक है ना। और इसका जो साइज जो है, इसका साइज क्या होता है, स्क्वायर हेड बोल्ट की तरह ही इसका साइज भी होता है और इसका पहल चौड़ी होती है ना। तो ये हो गया स्क्वायर नेट के बारे में। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, स्क्वायर नेट क्या होता है। यह नट वर्गाकार होता है, इसके ऊपर 30 डिग्री जो है चेम्फर कटा होता है और इसकी थिकनेस हेक्सागोनल नट की अपेक्षा कम रखी जाती है। तो इसकी जो अगर थिकनेस कम होने के कारण ये हल्के जामों को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसका साइज जो है वो जो है स्क्वायर बोल्ट की तरह ही होता है। तो ये हो गया आपके स्क्वायर नट के बारे में। अब इसके बाद तीसरा आता है कैप नट। कैप बोल्ट भी था, उसी तरीके से अब कैप नट के बारे में पढ़ेंगे। कैप नट की क्या खासियत है, ये भी हेक्सागोनल बोल्ट की तरह 6 पैर का बना होता है और लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें ऊपर हेड में एक टोपी टाइप की बनी होती है, अर्थात इसका नाम ही है जैसा कैप नट। कैप नट माने इसके नट के ऊपर कैप या टोपी टाइप की लगी होती है। इससे क्या लाभ है, कैप होने के कारण लाभ इसका ये है कि बोल्ट में नमी होने के कारण या बरसात में मान लीजिए आपका बोल्ट लगा हुआ है तो क्या होगा, इस पर जंग नहीं आ सकती, क्योंकि जो नट है ऊपर से ढका हुआ है। ढका हुआ होने के कारण उसमें बोल्ट में जंग वगैरह नहीं लग सकती। इसके अलावा एक लाभ और भी है कि अगर कहीं प्रेशर वाली जगह पे कैप नट का प्रयोग किया जाता है तो इसमें लीकेज होने के चांसेस नहीं होते। तो ये कैप नट के बारे में फिर से एक बार, कैप नट क्या होता है, ये 6 पैर वाला नट होता है। इसमें अंतर ये होता है कि इसमें टोपी या कैप बनी होती है और जिससे ये बोल्ट को ढके रहती है, जिससे लाभ ये होता है कि बोल्ट में जंग नहीं लगती और क्या फायदा होता है, और ना ही प्रेशर वाली जगह लीकेज होता है। तो ये हो गया हमारे 3 नट के बारे में बताया। हेक्सागोनल नट क्या होते हैं,
स्क्वायर नट क्या होते हैं और कैप नट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट नट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, इसके बाद फ्लैंज नट के बारे में पढ़ते हैं। फ्लैंज नट क्या होता है, देखिए ये भी हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है। इसमें भी 6 पहल होते हैं और इसका प्रयोग भी साधारण कार्यों के लिए ही किया जाता है। लेकिन अंतर क्या है, यदि हेक्सागोनल नट में नीचे कॉलर बना दिया जाए तो वो फ्लैंज बन जाता है, अर्थात वो फ्लैंज नट कहलाता है। तो ये एक डिफरेंस रहता है हेक्सागोनल नट और फ्लैंज नट में, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे कॉलर बना होता है, जबकि हेक्सागोनल में क्या होता है, हम वाशर का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्लैंज नट में कॉलर होने के कारण इसमें वाशर की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात बिना वाशर के ही इसको टाइट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉलर बना हुआ है। तो ये हो गया फ्लैंज नट के बारे में। फिर से एक बार क्लियर कर लो, फ्लैंज नट क्या होता है, यदि हेक्सागोनल के नीचे कॉलर लगा दिया जाए तो फ्लैंज नट हो जाता है और इसमें वाशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया फ्लैंज नट के बारे में। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं डोम नट क्या होता है। देखिए डोम नट, अभी इसके पहले हम लोगों ने कैप नट के बारे में पढ़ा था। कैप नट क्या होता है, तो कैप नट के बारे में हम लोग, कैप नट क्या कैसा होता है कि ये 6 पहल इसमें भी होते हैं, कैप नट में भी 6 पहल होते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके बोल्ट, इसके नट के ऊपरी भाग में कैप बनी होती है ना, अर्थात ये बोल्ट को ढक देता है। और इससे क्या लाभ होता था, इससे लाभ ये होता है कि बोल्ट में जंग वगैरह नहीं लगती, पानी का प्रभाव या नमी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और लीकेज के समय भी क्या होता है, उसका लीकेज के समय भी ये लीकेज को बंद कर देता है। जहाँ पे प्रेशर वगैरह का काम होता है वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है और वो लीकेज को समाप्त कर देता है। ठीक वही सब चीजें डोम नट में भी शामिल है, लेकिन बस अंतर क्या है, उसमें एक साधारण कैप टाइप की बनी होती है, जबकि ये क्या है, ये थोड़ा गुंबद नुमा बना होता है। इसमें कैप के स्थान पर एक गुंबद नुमा बना होता है। बाकी सारी कंडीशंस जो कैप नट में होती है वही इसमें कंडीशन सारी लागू होती है। तो फिर से देखते हैं डोम नट क्या होता है। यह नट कैप नट की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो हेड है वो गुंबद नुमा बना होता है। तो ये हो गया डोम नट के बारे में। अब इसके बाद कैप्स्टन नट क्या होता है, कैप्स्टन नट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये नट भी क्या होता है, कैप्स्टन नट कैसा होता है, ये भी एक गोलाकार आकार में बना होता है और इसकी बाहरी परत या फेस पर 3/16 व्यास का, 3/16 डायमीटर का एक ड्रिल होल किया होता है, जिसे खोलने या बंद करने के लिए टॉमी बार या प्रिंस फेस स्पेनर की सहायता से इस नट को खोलते हुआ कसते हैं। कैप्स्टन नट कैसे बना होता है, यह नट गोलाकार बना होता है और इसकी परत या फेस पर 3/16 डायमीटर का ड्रिल होल किया होता है और इसको नट को कसने व खोलने के लिए टॉमी बार या प्रिंस फेस स्पेनर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कैप्स्टन नट के बारे में। इसके बाद रिंग नट, रिंग नट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये कैसा बना होता है। तो रिंग नट कैसा बना होता है, ये कैप्स्टन नट की तरह बना होता है। जैसे ये कैप्स्टन नट है उसी की तरह ये भी बना होता है, अर्थात ये भी गोलाकार आकार का बना होता है, परंतु इसके फेस व परत पर कैप्स्टन नट में क्या होता है, ड्रिल होल किया होता है, जबकि रिंग नट में क्या है, इसके फेस व परत पर होल की जगह होल ना होकर उसके स्थान पर स्लॉट कटा होता है। इसको कसने व खोलने के लिए क्या होता है, कौन सा स्पेनर प्रयोग किया जाता है, उसको कसने व खोलने के लिए हुक स्पेनर या सी स्पेनर का प्रयोग किया जाता है और ये मुख्यतः लॉकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
क्लियर। फिर से रिंग नट के बारे में पढ़ रहे हैं। रिंग नट कैसा बना होता है? ये भी कैपिटल नट की तरह गोल आकार का बना होता है, परंतु अंतर ये होता है कैपिटल नट में उसकी परत या बाहरी साइड पर उस पर होल किया होता है, ड्रिल होल किया होता है, जबकि इसकी परत पर क्या होता है? होल के स्थान पर एक स्लॉट काटा हुआ होता है और इसको खोलने व बंद करने के लिए सी स्पैनर या हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा रिंग नट को कसा हुआ खोला जाता है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए? ये लॉकिंग के जोड़ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया आपका रिंग नट के बारे में। इसके बाद अब है ये 8वां नट। नट माने नर्लिंग किया हुआ नट। ये कैसा बना होता है? ये भी गोला, जैसा कि नट ज्यादातर क्या होते हैं? गोलाकार आकार में बने होते हैं ना। तो ये नट भी गोलाकार आकार का बना होता है, और लेकिन क्या होता है? इसकी परिधि पर क्या है? बाहरी साइड पर या इसकी परिधि पर क्या होता है? नर्लिंग की होती है। ठीक है ना। नर्लिंग क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि इसका मतलब ये है कि इसको हाथ के द्वारा खोला या कसा जा सकता है। जहाँ पर बार बार खोलने व कसने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर नर्लिंग करके उसको हाथ के द्वारा ही खोलने व कसने का काम किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जहाँ मापी यंत्रों के लिए, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह में ज्यादातर नट का ही प्रयोग किया जाता है। फिर से क्लियर कर लो, नट क्या होता है? यह गोलाकार आकार का बना होता है और इसकी परिधि पर या बाहरी व्यास पर नर्लिंग की जाती है। इसका मतलब ये है कि इसको जहाँ बार बार खोलने व बंद करने की आवश्यकता हो और इसको हाथ के द्वारा ही खोला हुआ बंद किया जा सकता है, इसके लिए नर्लिंग होने के कारण इस पे स्पैनर की आवश्यकता नहीं होती है। नर्लिंग किया हुआ है तो हाथ के द्वारा खोलेंगे, टाइट करेंगे तो स्लिप नहीं होगा, इसलिए नर्लिंग कर लिया जाता है। और ये नट है, इसका प्रयोग मापी यंत्र अर्थात मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अधिकतर किया जाता है। तो ये आपके कुछ नट हो गए। इसके बाद आगे के नट और हम लोग अभी पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? थंब नट के बारे में पढ़ेंगे। थंब नट कैसा बना होता है? इसके पहले हम लोगों ने नट के बारे में पढ़ा था। तो नट की तरह ही थंब नट भी बना होता है। थंब नट कैसा बना होता है? ये नट की तरह ही बना होता है और इसके परत पर भी नर्लिंग की हुई होती है। जैसे कि इसके पहले नट के बारे में पढ़ा था, नट के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरह इसकी परत पर भी नर्लिंग की हुई होती है। और इसका हेड जो है वो क्या होता है? गुंबद नुमा थोड़ा बना होता है और इसका अधिकतर प्रयोग मापी यंत्रों में किया जाता है। थंब नट का प्रयोग मापी यंत्रों में वर्नियर कैलिपर पे देखा होगा, जो लॉक करते हैं, लॉकिंग जो नट होते हैं वो थंब नट ही बने होते हैं। उसी तरीके के हाइट गेज में भी देखोगे थंब नट लगे होते हैं, है ना। एडजस्टिंग स्क्रू में भी थंब नट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये मेजरिंग टूल्स जो होते हैं इसमें थंब नट का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं थंब नट कैसे होते हैं। यह नट की तरह ही बना होता है और इसकी परत पर भी नर्लिंग की होती है, परत पर या बाहरी साइड पर नर्लिंग की हुई होती है। इसको हाथ के द्वारा ही कसा हुआ खोला जाता है और इसका हेड जो है, ऊपर का हेड जो है वो गुंबद नुमा बना होता है, अर्थात ढका होता है। नट जैसे खुला होता है, खुला नहीं होता, गुंबद नुमा उसका भी आकार बना होता है और नर्लिंग की होती है, जिसके हाथ के द्वारा हम उसको खोल सकते हैं और उसको कस सकते हैं। और इसका प्रयोग मापी यंत्रों में वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, कॉम्बिनेशन सेट, इन जो मेजरिंग टूल्स हैं इसमें इसका अधिकतर थंब नट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट है विंग नट। क्या होता है?
विंग नट क्या होता है? इसे फ्लाई नट भी कहते हैं और इसकी बाहरी परत पर दो पंखुड़ियां लगी होती हैं, ठीक है ना। इसकी बाहरी साइड पर देखेंगे, बाहरी परत पर दो पंखुड़ियां टाइप की बनी होती हैं जो विंग की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे विंग नट कहते हैं। इन पंखुड़ियों के कारण इसे हाथ के द्वारा ही इस नट को खोला हुआ टाइट किया जा सकता है और इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर इस नट को बार बार खोलने हुआ टाइट करने की आवश्यकता पड़े। जैसे आपने देखा होगा हैंड हेक्सा फ्रेम में जब हम ब्लेड को लगाते हैं तो ब्लेड को टाइट करने के लिए ऊपर की ओर क्या लगा होता है? विंग नट लगा होता है, ठीक है ना। विंग नट या फ्लाई नट लगा होता है जो कि ब्लेड को टाइट करता है। तो ब्लेड को खोलने के लिए हम उसको नट को खोल देंगे तो हमारा ब्लेड बाहर निकल जाता है प्लोंज से, और प्लोंज में लगाकर और उसको विंग नट के द्वारा टाइट कर देते हैं तो ब्लेड हमारा टाइट हो जाता है। तो ये विंग नट का प्रयोग हैंड हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए भी किया जाता है। विंग नट फिर से एक बार क्लियर करो, विंग नट क्या होता है? ये इसे फ्लाई नट कहते हैं और इसके बाहरी परत पर दो पंखुड़ियां टाइप की लगी होती हैं, तो इसीलिए पंखुड़ी होने के कारण ये विंग की तरह पर है ना, विंग की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसे विंग नट कहा जाता है। और इन पंखुड़ियों के कारण इसे आसानी से हाथ के द्वारा खोल सकते हैं और उसको टाइट किया जा सकता है और इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर बार बार उसको खोलने हुआ टाइट करने की आवश्यकता हो। जैसे हैंड हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को जो ब्लेड टाइट किया जाता है प्लोंज में लगाकर, तो प्लोंज में लगाकर और फिर विंग नट के द्वारा ब्लेड को हम टाइट कर देते हैं और जब खोलने की आवश्यकता हो तो विंग नट को खोल देते हैं और ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे हो गए नट के बारे में। अब हम लोग कुछ लॉकिंग नट के बारे में पढ़ेंगे जो कि लॉक कैसे करे जाते हैं, बोल्ट में लगाकर उसको लॉक कर दिया जाए जिसमें खोलने खुलने का डर ना रहे। तो लॉकिंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। कौन कौन से नट होते हैं, कितने प्रकार के नट होते हैं और कौन सा नट कहाँ यूज किया जाता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम एक विशेष प्रकार की चीज पढ़ेंगे, लॉकिंग विधि, है ना। नट बोल्ट जहाँ पे यूज किए जाते हैं तो वो नट कहीं खुल ना जाए तो उसके लिए लॉकिंग विधि अपनाई जाती है। तो लॉकिंग विधि होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं लॉकिंग मेथड क्या है। जिन स्थानों पर अधिक वाइब्रेशन होता है ना, या अधिक कंपन होता है या अधिक झटके जहां लगते हैं, ऐसे स्थानों पर नट खुल ना जाए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर नट के खुलने का भय बना रहता है। इसलिए इस त्रुटि को दूर करने के लिए लॉकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लॉकिंग विधि क्या होती है? देखिए जिन स्थानों पर कंपन या झटके अधिक लगते हों उस स्थान पर नट के खुलने का भय रहता है, इसलिए इस त्रुटि को दूर करने के लिए लॉकिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब लॉकिंग विधि कितने प्रकार की होती है? तो लॉकिंग विधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला हम पढ़ते हैं लॉक नट। लॉक नट कैसा होता है, इस विधि में कैसे करते हैं, इस विधि को कैसे अपनाते हैं लॉक नट में, कि इस विधि में जो स्टैंडर्ड नट होता है उसके पहले एक साधारण नट को, एक पतले नट को बोल्ट में कस लिया जाता है। इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पहले एक दूसरा नट जो है उसको कस लिया जाता है जो साधारण नट से पतला होता है। इसकी मोटाई साधारणतः क्या होती है, 2/3 डाया या 3/4 डायमीटर के करीब होती है और दोनों साइडों पर क्या होते हैं 30-30 डिग्री के
चेम्फर कटे होते हैं और यह नट स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता, इसलिए इसे चकनट भी कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार क्लियर कर लो, लॉक नट क्या होता है। इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पहले एक दूसरे नट को कस लिया जाता है जो साधारण नट की अपेक्षा पतला होता है और इसकी मोटाई लगभग कितना पतला होता है, इसकी मोटाई लगभग 2/3 डायामीटर या 3/4 डायामीटर के करीब होती है और इसके दोनों साइडों पर 30 डिग्री का चेम्फर कटा होता है और यह नट स्टैंडर्ड नट को खोलने से बचाता है, स्टैंडर्ड नट को खुलने से बचाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम चकनट भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा लॉक नट के बारे में। इसके बाद अब हम केसल नट के बारे में पढ़ेंगे। केसल नट भी क्या है, ये क्या है, ये भी एक लॉकिंग मेथड है। केसल नट कैसा बना होता है, यह नट भी हेक्सागोनल नट के आकार के जैसा ही बना होता है और इसके हेड पर क्या होती है, लेकिन इसके हेड पर एक कॉलर बनी होती है जिसमें झिरियाँ या स्लॉट कटे होते हैं और इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट में भी एक सुराख या होल बना होता है जो नट को पूरी तरह से कसने के बाद झिरी और सुराख में एक स्प्लिट पिन को फंसा दिया जाता है और फिर उसके टेल एंड को बाईं ओर या और दाईं ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे वह नट खुलने का, उस नट को खुलने का भय नहीं रहता। फिर से देख लो, केसल नट क्या होता है, यह भी हेक्सागोनल नट के आकार का बना होता है और इसके हेड पर कॉलर बनी होती है जिसमें झिरियाँ या स्लॉट कटे होते हैं। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट जो होते हैं उसमें भी एक होल किया होता है जो नट को पूरी तरह से कसने के बाद झिरी या सुराख में फिर क्या किया जाता है, कस लिया, उसके बाद झिरी या सुराख में एक स्प्लिट पिन को डाल दिया जाता है और इस स्प्लिट पिन के जो एंड टेल होते हैं उनको दाईं या बाईं ओर घुमा दिया जाता है, जिससे जो नट है हमारा वो खुलने का भय नहीं रहता। तो ये हो गया केसल नट के बारे में। तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद लॉकिंग मेथड के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अधिक लंबा वीडियो ना हो जाए, तो इसलिए अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर फास्टनर में भी लॉकिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग फास्टनर क्या होता है पूरा रिवीजन करते हुए लॉकिंग मेथड तक आप लोग पढ़ना और इसके आगे लॉकिंग मेथड कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय, सी यू।